वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनी वालों के लिए आखिरी मौका 31 अक्टूबर तक करे आवेदन, वरना छूटेगा हक। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री अनधिकृत कॉलोनी आवास अधिकार योजना के तहत संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित कर दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस समय सीमा के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी से बदलेगा ऑटो बाजार। अब गाड़ी बेचने के साथ ही चार्जिंग सर्विस भी देंगे डीलर। महत्वाकांक्षी ईवी नीति न सिर्फ कुछ वर्ष में दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की तस्वीर बदलेगा, बल्कि ऑटो बाजार में भी बड़ा बदलाव लाएगा। मौजूदा 500 से अधिक वाहन बिक्री शोरूम में भी आमूल चूल परिवर्तन होंगे। उनमें से अधिकतर शोरूम मोबिलिटी एक्सपीरियंस सेंटर में तब्दील हो जाएंगे। यह केवल वाहन बिक्री केंद्र ही नहीं, बल्कि ग्राहक और चार्जिंग, बैटरी विथ वारंटी सर्विस जैसी सुविधा के साथ ईवी मालिकान भी जानकारी देते नजर आएंगे। वायु प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने महत्वाकांक्षी ईवी नीति जारी की है, जो 1 जुलाई से लागू होकर वर्ष 2030 तक के लिए है। उसके लिए 7,000 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है, जिसमें 2 व 3 पहिया तथा व्यावसायिक ईवी वाहनों की खरीद पर सब्सिडी के साथ 100% तथा 30 लाख रुपए से कम कीमत वाली कारों के लिए 50% तक रोड टैक्स व पंजीयन शुल्क में छूट मिलेगी। 2 दिन में 6.89% मतदाताओं तक पहुंची एन्यूमरेशन फॉर्म। 32,109 का डिजिटल डेटा तैयार। दिल्ली में 2 दिन में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तीसरे चरण के तहत बुधवार तक 6.89% मतदाताओं को एन्यूमरेशन फॉर्म बांट दिए गए हैं, जिसमें सर्वाधिक दक्षिणी पूर्वी जिले में 0.44% है। मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 1,45,10,298 मतदाताओं में से 9,99,773 को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, जिसमें से 32,109 का फॉर्म को डिजिटल डेटा तैयार भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी में SIR के तहत मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है, जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जा रहे हैं। यह सिलसिला 29 जुलाई तक चलेगा। वैसे इस अभियान के तहत लोग खुद भी ऑनलाइन माध्यम से अपना सत्यापन कर रहे हैं तथा उसकी जानकारी बूथ लेवल अधिकारी को दे रहे हैं। इससे सत्यापन की प्रक्रिया आसान हो गई है। दिल्ली में ग्रीन ड्राइव पोर्टल लॉन्च। अब घर बैठे बुक करें पौधारोपण के लिए स्लॉट, फ्री मिलेंगे पौधे। अब दिल्ली का हर नागरिक दिल्ली सरकार के पर्यावरण अभियानों से सीधे जुड़कर एक जिम्मेदार ग्रीन वॉरियर के रूप में अपना स्थायी योगदान दे सकेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सचिवालय में ग्रीन ड्राइव पोर्टल का आधिकारिक शुभारंभ किया है। ये पोर्टल आगामी रीज वन पुनरुद्धार कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम अभियान के व्यापक जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में दिल्ली सरकार की एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल है। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए दिल्ली सरकार तैयार। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, ये समय की मांग। दिल्ली सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि देश में एक साथ चुनाव होना समय की मांग है। लोकसभा चुनाव के लगभग 1 वर्ष बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होता है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के कार्यकाल में आवश्यक समायोजन करना पड़े, तो दिल्ली सरकार इस पर विचार करने को तैयार है। राष्ट्रहित में दिल्ली इस दिशा में सहयोग करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल होगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संसदीय समिति से संबंधित संविधान विधेयक 2024 के विभिन्न प्रावधानों पर राज्य एवं अन्य हितधारकों से सुझाव ले रही है। दिल्ली के इस इलाके में बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग नहाने की बात तो दूर, प्यास बुझाना हुआ दूभर। करण विहार में जल संकट की वजह से नहाने के लिए तरस रहे हैं लोग। कॉलोनी में 4 दिनों में एक बार आधा 1 घंटा पानी की आपूर्ति की जाती है, जो लोगों के अपर्याप्त रहता है। मजबूरन लोगों को पीने के लिए पानी खरीदना पड़ रहा है। लो प्रेशर के कारण लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से लोगों को 4-5 दिनों तक पानी ही नहीं मिल पाता है। जल समस्या के कारण क्षेत्र के लगभग 5,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
कॉलोनी में 1-1.5 वर्ष से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है। करण विहार पार्ट 6 में 13 से 14 गलियां हैं, जिनमें से 4-5 गलियों में पानी ही नहीं आता। दिल्ली में घर खरीदने का सुनहरा मौका, डीडीए फ्लैट्स के रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी, 25% की भारी छूट। दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल डीडीए ने नागरिक आवास योजना के तहत फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन की तारीख को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। डीडीए विभिन्न आय वर्ग के लोगों के लिए कम कीमत में फ्लैट उपलब्ध करवा रही है। इस बुकिंग पर 25% का डिस्काउंट भी है। डीडीए की यह योजना उच्च आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे उन्हें किफायती दरों पर घर खरीदने का मौका मिल रहा है। इन फ्लैटों का आवंटन पहले आओ पहले पाओ प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि पात्र आवेदकों को दिल्ली में अपना घर पाने का सुनहरा मौका मिल सके। सावधान, अगर आपको है डायबिटीज तो कम उम्र में हो सकता है मोतियाबिंद, दिल्ली से आई डराने वाली रिपोर्ट। भारत में कम उम्र में मोतियाबिंद के बढ़ते मामलों के पीछे मधुमेह एक प्रमुख कारण बनकर उभर रहा है। नेत्र विशेषज्ञों के अनुसार 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में मोतियाबिंद के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कामकाजी आबादी में दृष्टि संबंधी समस्या का खतरा भी बढ़ गया है। राजधानी में आंखों के बीमारों का बढ़ता बोझ भी चिंता का विषय है। एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के एक अध्ययन के अनुसार दिल्ली के करीब 29.5% आबादी यानी लगभग 70 लाख लोग किसी न किसी दृष्टि दोष या दृष्टि संबंधी समस्या से प्रभावित है। अध्ययन में यह भी सामने आया है कि 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में दृष्टि संबंधी परेशानी अधिक है और समय पर जांच और उपचार की आवश्यकता है। नेत्र विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ता मधुमेह मोतियाबिंद के मामलों को कम उम्र तक पहुंचा रहा है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार भारत में 1 करोड़ से अधिक वयस्क मधुमेह तथा 13.6 करोड़ वयस्क प्री डायबिटीज से प्रभावित है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 7.70 करोड़ के सिक्योरिटी टेंडर पर बवाल, सरकार ने दिए जांच के आदेश। 650 करोड़ रुपए के सीबीआई घोटाले की जांच के बीच अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होने वाली अन्य खरीद और ठेका प्रक्रियाएं भी सवालों के घेरे में आ रही है। केवल केंद्रीय खरीद एजेंसी ही नहीं बल्कि अस्पताल स्तर पर जारी किए गए टेंडर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। लोकनायक अस्पताल का 17.70 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी मैन पावर टेंडर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चहेती एजेंसी को लाभ पहुंचाने की नीयत से की गई तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में की गई गड़बड़ियों को लेकर बवाल इस कदर बड़ा है कि विभाग को मामले की जांच के लिए शासन स्तर से जांच समिति गठित करनी पड़ी है। खानसर और महिला पत्रकार विवाद, दिल्ली एससी ने मानहानि मुकदमे को मध्यस्थता के लिए भेजा। शिक्षकों पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित सामग्री के खिलाफ पत्रकार अंजना ओम प्रकाश के मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अंजना और फैसल खान सहित अन्य को संयम बरतने का सुझाव दिया है। साथ ही मानहानि विवाद को दिल्ली कोर्ट से मध्यस्थता के लिए भेज दिया। न्यायमूर्ति तुषारराव गडेला की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि नुकसान तो हो ही चुका है और अब दोनों पक्ष स्थिति को केवल संभाल ही सकते हैं। पीठ ने दोनों पक्षों को विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने का सुझाव देते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजशेखर राव को मध्यस्थ नियुक्त किया है। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में मतदाता सत्यापन बना पहली एक ही मकान नंबर पर रह रहे कई परिवार। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की मतदाता रिकॉर्ड को ठीक करना चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। दशकों से जारी पलायन, परिवारों का बंटवारा व एक ही पते पर कई मकान बन जाना इस काम में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। दिल्ली में समय विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है, जिसके तहत 13,000 से अधिक बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि तंग गलियों और तेजी से बदलते इलाकों के बीच मतदाताओं को ढूंढना किसी भूल भुलैया को पार करने जैसा हो गया है। बैंकों का 40,000 करोड़ हजम कर म्यूचुअल फंड में लगाया रिलायंस एडीएजी के पूर्व एमडी की बड़ी मुश्किलें। राउस एवेन्यू स्थित विशेष अदालत ने रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार रिलायंस एडीएजी समूह के पूर्व प्रबंध निदेशक गौतम भेलाल देशी को न्यायिक हिरासत 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने ईडी की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। दोषी को पिछली न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर अदालत में पेश किया गया था। दोषी को 17 जून को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इससे पहले 13 जून को अदालत ने उन्हें 5 दिन के लिए
ईडी की हिरासत में भेजा था। उस समय अदालत ने माना था कि पूरे षड्यंत्र, धन के प्रभाव और आरोपितों की भूमिका का पता लगाने के लिए उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। भ्रष्टाचार का दाग धुलने में लग गए 10 साल, दिल्ली एससी ने पलटा सीबीआई कोर्ट का फैसला, पूर्व मेजर बरी। एक सैन्य अधिकारी के सीने पर सजे मेडल उसके साहस, सम्मान और समर्पण की पहचान होते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का एक दान उन तमाम सम्मानों पर भारी पड़ जाता है और जीवन भर का कलंक बन जाता है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2.2 करोड़ रुपए की आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी ठहराए जाने के करीब 10 साल बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने सितंबर 2016 में पटियाला हाउस स्थित सीबीआई अदालत के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि निष्पक्ष सुनवाई आपराधिक न्याय व्यवस्था का मूल आधार है। दिल्ली के लोकनायक अस्पताल में 17.70 करोड़ की सिक्योरिटी टेंडर पर सवाल, सरकार ने दी जांच की आदेश। 650 करोड़ रुपए की सीबीआई घोटाले की जांच के बीच अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में होने वाली अन्य खरीद और ठेका प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में आ रही है। केवल केंद्रीय खरीद एजेंसी ही नहीं बल्कि अस्पताल स्तर पर जारी किए गए टेंडर भी जांच के दायरे में आ गए हैं। लोकनायक अस्पताल का 17.70 करोड़ रुपए का सिक्योरिटी मेन पावर टेंडर को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चहेती एजेंसी को लाभ पहुंचाने की नीयत से की गई तकनीकी मूल्यांकन प्रक्रिया में की गई गड़बड़ियों को लेकर बवाल इस कदर बड़ा है कि विभाग को मामले की जांच के लिए शासन स्तर से जांच समिति गठित करनी पड़ी है। दिल्ली की बिजली कंपनियों का होगा सीएजी ऑडिट, डिस्कॉम की जांच से खुलेगा 38,000 करोड़ की देनदारी का राज। दिल्ली सरकार ने निजी बिजली वितरण कंपनियों के खातों की कैग ऑडिट का आदेश दिया है। पिछले माह बिजली वितरण कंपनी BSES ने कैग ऑडिट के विरोध में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसके बाद दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्तीय निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारी की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकेगी। DU शैक्षणिक कैलेंडर 2027 से जारी, 28 जुलाई से लगी कक्षाएं, परीक्षाओं और छुट्टियों का पूरा स्केड्यूल। DU ने शैक्षणिक 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अकादमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नया शैक्षिक स्तर 28 जुलाई 2026 से शुरू होगा। वर्तमान में चल रही स्नातक प्रवेश प्रक्रिया के बीच जारी इस कैलेंडर से लाखों विद्यार्थियों को पूरे वर्ष की कक्षाओं, परीक्षाओं और अवकाश की समय सारिणी पहले ही मिल गई है, जिससे वे अपनी शैक्षिक तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के अनुसार प्रथम, तृतीय, पंचम और सप्तम सेमेस्टर की नियमित कक्षा 28 जुलाई 2026 से शुरू होगी। इन सेमेस्टरों के लिए 18 से 25 अक्टूबर तक शरतकालीन अवकाश रहेगा। इसके बाद 26 अक्टूबर से दोबारा कक्षाएं शुरू होगी। 20 नवंबर से कक्षा का समापन, तैयारी अवकाश और प्रायोगिक परीक्षा शुरू होगी, जबकि 4 दिसंबर से सिद्धांतिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। 25 से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। 6 महीने 866 लोग लापता, क्या सुरक्षित है दिल्ली का यह जिला? 226 बच्चों की सुरक्षा पर उठे सवाल। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने 1 जनवरी से 30 जून तक कुल 866 लापता लोगों को खोजकर परिवार से मिलाया है। इनमें 226 बच्चे भी शामिल हैं। वहीं जून में ही लापता 48 बच्चों समेत 193 लोगों को भी सकुशल बरामद किया गया है। लापता अपहृत लोगों की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। स्थानीय पूछताछ के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज की जांच और ऑटो स्टैंड, ई रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लापता लोगों की तस्वीरें लगाने जैसे प्रयासों ने अहम भूमिका निभाई। तेज और समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1 से 30 जून के बीच 193 लापता लोगों का पता लगाने में सफल रही। पुलिस टीमों ने ऑपरेशन मिलाप के तहत इन लोगों को खोजने और उनके परिवारों से सुरक्षित मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये 8 नियम जानना जरूरी है, नहीं तो लग सकता है जुर्माना। दिल्ली सरकार ने राजधानी में हर साल सर्दियों में होने वाले गंभीर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक स्थायी मास्टर प्लान नोटिफाई किया है। पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा जारी इस नोटिफिकेशन के तहत हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक विशेष नियम लागू रहेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के संकल्प में सभी नागरिकों, संस्थाओं और विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य
हर साल अलग अलग आदेश जारी करने की प्रक्रिया को समाप्त कर एक सुव्यवस्थित, स्थायी और सख्त व्यवस्था स्थापित करना है। इस मास्टर प्लान में 8 प्रमुख नियमों को अनिवार्य किया गया है, जो कि प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों जैसे निर्माण गतिविधियों से निकलने वाली धूल, वाहन प्रदूषण, ट्रैफिक और खुले में कचरा जलाने पर सीधा प्रहार करेंगे। इसका पालन नहीं होने पर सरकार की तरफ से भारी जुर्माने का भी प्रावधान है। इस्तीफा कागजों पर फिर भी संभाल रहे मंदिर, केजरीवाल के आरोपों पर वीएचपी ने कहा सबूत दे नहीं तो एफआईआर दर्ज हो। अयोध्या में श्री राम लल्ला जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान और भूमि खरीद की घोटाला विवाद को लेकर राजनीतिक विवाद गुरुवार को घेरा गया। आम आदमी पार्टी और विश्व हिंदू परिषद सामने आए गए हैं, जहां आपके राज्य संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेष जांच दल की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बड़े घोटाले को नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं वीएचपी ने उनके आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सबूत पेश करने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने की बात कही है। जिन लोगों ने दिया इस्तीफा वही चला रहे राम मंदिर ट्रस्ट। केजरीवाल ने बढ़ा चढ़ावा चोरी को लेकर फिर साधा बीजेपी पर निशाना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर अयोध्या राम लल्ला मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर रखी बात। उन्होंने इस मुद्दे पर भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर में हो रही जांच को खाना पूर्ति बताया और कहा कि बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो रही है। दिल्ली की लू ही नहीं, अब रात की गर्मी भी बन रही है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एक्सपर्ट्स ने दी चेतावनी। जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच भारतीय शहरों में रात के समय बढ़ती गर्मी एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बनती जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरों में अब रातें दिनों की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रही है, जिससे लोगों की नींद प्रभावित हो रही है और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ रहे हैं। एक हालिया अध्ययन के अनुसार कंक्रीट के बढ़ते जंगल, सिकुड़ते हरित क्षेत्र और शहरी हीट आइलैंड प्रभाव के कारण शहर दिन भर की गर्मी को अपने भीतर समेट लेते हैं और रात के दौरान धीरे धीरे उसे छोड़ते हैं। इसके चलते लोगों को रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। दिल्ली में 5 दिन देरी से हुई मानसून की एंट्री, कई इलाकों में बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल के बाद आखिरकार मानसून दिल्ली में पहुंच गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून 27 जून को आने वाला था, लेकिन यह दिल्ली में 5 दिन की देरी से 2 जुलाई को पहुंचा है। मानसून के आगमन से ही आज सुबह ही दिल्ली और आसपास के इलाके के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। आज सुबह ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने के बाद मामूली बारिश हुई। बारिश के बाद से ही पूरे दिल्ली एनसीआर का मौसम सुहाना बना हुआ है। हालांकि बारिश ज्यादा न होने से लोग उमस महसूस कर रहे हैं, लेकिन रोजाना होने वाली तेज धूप से उन्हें राहत मिल गई है। दिल्ली को दहलाने की साजिश नाकाम, आईएसआई के 4 आदमी की गिरफ्तार, पाकिस्तान भेज रहे थे थानों और मंदिरों की वीडियो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े अंतर्राज्यीय ऑपरेशन में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित आतंकी और हथियार तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में पंजाब और दिल्ली से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर राजधानी को दहलाने की साजिश रच रहे थे। पकड़े गए आतंकियों के पास से तुर्की मेड जिगाना पिस्टल समेत 2 विदेशी पिस्टल, 9 कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान में 125 साल पुराना गुरुद्वारा तोड़ने की कोशिश पर सिख नाराज, विदेश मंत्रालय से की बड़ी अपील। पाकिस्तान में फारुखाबाद में 125 वर्ष पुराने गुरुद्वारा साहिब के भवन को गिराने के प्रयास किया गया है। कुछ हिस्से को नुकसान भी पहुंचा है। इससे सिखों में भारी नाराजगी है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नाराजगी जताते हुए इस मामले को भारत के विदेश मंत्रालय के समक्ष उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कमेटी को आश्वासन दिया है कि इस गंभीर मामले को तत्काल पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। डीएसजीएमसी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और महासचिव जगदीप सिंह कहालो ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि फारुखाबाद स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के 125 वर्ष पुराने भवन को गिराने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों के विरोध के कारण यह प्रयास सफल नहीं हो सका, लेकिन यह अत्यंत गंभीर और चिंताजनक मामला है। दिल्ली एचसी ने पलटा खेल मंत्रालय का फैसला, एशियन गेम्स में खेलेगी ताइक्वांडो खिलाड़ी कशिश मालिक।
आगामी एशियाई खेलों के लिए ताइक्वांडो खिलाड़ी को अयोग्य घोषित करने के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कोशिश मलिक के नाम को भागीदारी के लिए अग्रेषित करने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि किसी खिलाड़ी को केवल इसलिए चयन से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि जिस भार वर्ग में उन्होंने अर्हता प्राप्त की थी उससे बाद में किसी अन्य वर्ग में मिला दिया गया। मलिक ने 2026 एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता था। केंद्र ने तर्क दिया कि 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतने का महत्व अब समाप्त हो गया है क्योंकि उन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में कोई पदक नहीं जीता है और अब 53 किलोग्राम वर्ग एक स्वतंत्र वर्ग नहीं रह गया है। क्या खाली होगा दिल्ली जिमखाना क्लब? केंद्र ने नोटिस जारी कर 7 जुलाई तक मांगा जवाब। केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 7 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। इस नोटिस के जरिए सरकार ने क्लब से पूछा है कि उसके खिलाफ क्यों बेदखली का आदेश जारी किया जाए। दरअसल क्लब पर यह आरोप है कि वे नई दिल्ली के सफदरजंग रोड पर स्थित संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं। गौरतलब है कि 26 मई को जिमखाना क्लब को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली थी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि बेदखली की कार्रवाई केवल कानूनी नोटिस देने के बाद ही होगी। दरअसल बीते दिनों केंद्र सरकार ने दिल्ली जिमखाना क्लब को अवैध जमीन खाली करने का आदेश दिया था, जिसे जिमखाना क्लब ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली में फीस बढ़ाने से पहले अब पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी। 15 जुलाई तक हर स्कूल में बनेगी रेगुलेशन कमेटी। राजधानी में निजी स्कूलों की फीस को लेकर वर्षों से उठते रहे विवादों के बीच शिक्षा निदेशालय ने फीस निर्धारित करने की पूरी प्रक्रिया को विभागों की भागीदारी से जोड़ दिया है। अब निजी स्कूल केवल अपने स्तर पर फीस बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर उसे लागू नहीं कर सकेंगे। फीस बढ़ाने या संशोधित करने का हर प्रस्ताव पहले स्कूल स्तर पर गठित होने वाली स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी के सामने रखा जाएगा, जिसमें सबसे अधिक सदस्य विभागों के होंगे। समिति की मंजूरी के बाद ही प्रस्ताव आगे बढ़ सकेगा। दिल्ली में गलत दिशा के वाहन दौड़ाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, 2000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज। राजधानी में सड़क अनुशासन लागू करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस वर्ष नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाए हैं। गलत दिशा में वाहन चलाने और अवैध पार्किंग जैसे जाम व हादसों के प्रमुख कारणों पर विशेष फोकस करते हुए पुलिस ने पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक कार्रवाई की है। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 25 जून तक ट्रैफिक पुलिस ने गलत दिशा में वाहन चलाने के मामलों में 3.42 लाख से अधिक चालान काटे हैं। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा करीब 1.72 लाख था। दिल्ली में भूजल की निगरानी के लिए लगेंगे 47 पीजोमीटर, अवैध दोहन पर लगेगी लगाम। राजधानी में भूजल की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने 47 पीजोमीटर स्थापित करेगा। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। काम आवंटित होने के बाद 4 माह में इसे पूरा किया जाएगा। इससे अवैध रूप से भूजल दोहन करने वालों की पहचान कर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की 34 में से 14 तेज से अत्यधिक दोहन कराने वाली 13 गंभीर, 2 को अर्ध गंभीर श्रेणी में है। सरकार ने पिछले माह बजट होटलों व गेस्ट हाउस में बोरवेल को नियमित करने की स्वीकृति दी है। इसके बाद भी कई स्थानों पर अवैध भूजल दोहन हो रहा है। इससे ध्यान में रखकर शालीमार बाग, अशोक विहार, आरके पुरम, वसंत विहार, द्वारका, रंगपुरी, बवाना सहित कुल 47 स्थानों पर पीजोमीटर लगाने का निर्णय किया गया है। एमसीडी चुनाव से पहले भाजपा में बढ़ रहा अनुसूचित जाति के नेताओं का कद, जिला टीमों में बड़ा प्रतिनिधित्व। दिल्ली भाजपा आगामी नगर निगम और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर अनुसूचित जाति के मतदाताओं को सुधारने के लिए अपने संगठन में एससी नेताओं की भूमिका बढ़ा रही है। पार्टी ने 12 जिलों की टीम में 35 एससी नेताओं को महत्वपूर्ण पदों पर शामिल किया है ताकि इस वर्ग में पार्टी का आधार मजबूत हो सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।